मैं केवल बड़े कमीशन के अकाउंट देखता हूँ। अब हुआ यूं कि इस व्यक्ति ने मेरे बड़े ग्राहकों को चुराना शुरू कर दिया। जहां भी मैं जाता, उसके बाद यह व्यक्ति जाकर मेरी कंपनी के बारे में झूठी शिकायतें करके मेरे हाथों से छीन लेता। धीरे धीरे बड़े कमीशन की बीमा पॉलिसी मेरे हाथों से जोन लगी। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए। मुझे से ऊपर से काम बढ़ाने के लिए दबाव आने लगा, लेकिन इस व्यक्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझा। यदि मैं कानून का सहारा लेकर उस पर मुकदमा करता तो मेरी कंपनी की छवि खराब होती है। पर मुझे किसी भी तरह खून पीने वाली इस जोंक को उखाड़ फेंकना है। कुछ महीने इसी उधेड़ बुन में बीत गए। फिर चुपके से प्रफुल्ल रॉय ने अपने बटुए से 2 चिट निकाली और छोटी चिट को ब्योमकेश की ओर बढ़ाते हुए बोली, लगभग 2 सप्ताह पहले इस विज्ञापन ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। आपने शायद न देखा हो और आप देखते भी क्यों? लेकिन सर, है तो एक छोटा वर्गीकृत विज्ञापन, पर इसे पढ़ते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। क्या मेरा भी शरीर में कांटे जैसा ही है? मैंने सोचा देखूं मेरे शरीर का कांटा भी यदि सके। मैं जिस परेशानी में फंसा हूं, उसमें तो कोई मुझसे जादुई ताबीज पहनने को भी तो मैं पहन लेता। मैंने गर्दन तिरछी करके देखिए, वह उसी शरीर में कांटे के विज्ञापन की क्लिपिंग थी। प्रफुल्ल रॉय बोलता गया, क्या आपने पढ़ा है? न विचित्र? जो भी है, निर्धारित दिन यानी पिछले सप्ताह शनिवार में गया और क्रिसमस ट्री की तरह उस लैंप पोस्ट से टिककर खड़ा रहा। खड़े रहने में क्या दुर्गति हुई? खड़े खड़े मेरे पाँव सो गए। पर सब बेकार गया, कोई नहीं आया। अंत में निराश होकर जब मैं चलने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी पॉकेट में एक पत्र है। उसने दूसरी चिट ब्योमकेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, पढ़कर देख लीजिए, यह है वह पत्र। ब्योमकेश ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैं उठकर ब्योमकेश के पीछे कंधों के पास खड़े होकर पढ़ने लगा। वह हूबहू ठीक वैसी ही पत्र था जो मुझे भी मिला था। अपवाद केवल एक ही था, इसमें मिलने की तिथि रविवार के स्थान पर सोमवार 11 मार्च थी। प्रफुल्ल रॉय हमें पत्र का समय दिया। उसके बाद अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, पहले तो मुझे पता नहीं कि यह पत्र मेरी पॉकेट में कैसे पहुंचा। फिर इसको पढ़ने के बाद मैं एक अनजाने भय से ग्रस्त हो गया हूँ सर। मुझे रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस पत्र में शुरू से अंत तक केवल रहस्य ही है। लगता है जैसे इसमें कोई अशुभ उद्देश्य छुपा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी गोपनीयता क्यों? मैं नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है, क्या है। मैंने उसे कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और यह मुझसे चाहता है कि आधी रात को एक सुनसान सड़क पर चलूं। क्या यह भय कारण नहीं है? आप ही बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? उसने सीधे मुझे देखते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता ब्योमकेश बोला, कृपा कर अब यह बता कि किस बात के लिए मेरा परामर्श चाहते हैं। कुछ उलझन में प्रफुल्ल रॉय बोला, यही तो पूछ रहा हूँ। मैं इस पत्र के लेखक को नहीं जानता, लेकिन उसका मंतव्य भरोसेमंद नहीं लगता। इसे देखते हुए क्या मेरे लिए उचित होगा कि इस पत्र के उत्तर स्वरूप में वहां जाऊं? मैं पिछले 2 सप्ताह से सोचता रहा हूँ, लेकिन कोई हल नहीं सूझा है। अब यदि मुझे करना ही है तो मेरे पास केवल 1 दिन का समय रह गया है। इसलिए कोई रास्ता नहीं सूझने पर मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। ब्योमकेश एक क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मुझे खेद है कि मैं आज आपकी सहायता नहीं पाऊंगा। क्यों न आप दोनों चिट्ठों को यहाँ छोड़ जाएं? पहली फुर्सत में ही आपको हल बता दूंगा। प्रफुल्ल रॉय कहा, लेकिन कल मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे दफ्तर के कई काम करने हैं। क्या आज रात तक नहीं हो सकता? यदि मैं देर रात करीब 8-9 बजे तक आऊं, क्या यह संभव हो पाएगा? ब्योमकेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आज तो मैं व्यस्त हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। यह सोचकर कि आसामी हाथ से ही न निकल जाए, ब्योमकेश ने एक उड़ती दृष्टि प्रफुल्ल रॉय डाली और विषय बदलते हुए बोला, लेकिन आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कल दोपहर बाद 4 बजे के लगभग भी आ सकते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यह तय रहा।
मैं कल आता हूँ। उसने पान की डिबिया निकालकर 2 पान मुंह में दबा लिए और बोला, लीजिए, आप पान खाते हैं या नहीं? कुछ ऐसी आदतें हैं जो आदमी छोड़ ही नहीं पाता। खाना छोड़ सकता हूँ, लेकिन पान नहीं। तो फिर ठीक, मैं कल मिलता हूँ, नमस्कार। हमने उसे अभिवादन का उत्तर दिया। वह दरवाजे तक जाकर रुक गया, फिर मुड़कर बोला, यदि पुलिस को इसकी खबर कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि पुलिस छानबीन करके उस आदमी के बारे में जरूर पता कर सकेगी। ब्योमकेश एकाएक क्रोध में आ गया। उसने आवेश में उत्तर दिया, यदि आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं तो मेरे से सहायता की अपेक्षा न करें। मैंने पुलिस के साथ कभी काम नहीं किया है और नहीं करना चाहता हूँ। लीजिए, अपने पैसे ले जाइए। उसने 10 रुपए के नोट की ओर संकेत किया, जो मेज पर रखा था। अरे नहीं, नहीं सर, मैं तो बस आपकी राय जानना चाहता था, लेकिन आप इतना विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, मैं जाता हूँ। और प्रफुल्ल रॉय तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ब्योमकेश ने उस नोट को उठाया और कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद लिया। मैं जानता था कि कभी कभी वह क्रोध में उद्वेलित हो जाता था, किंतु थोड़ी देर एकांत उसे कर देता था। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के बावजूद मैंने अनपढ़े अखबार को उठाया और उसके पन्नों में डूब गया। कुछ ही बाद मैंने सुना कि ब्योमकेश अपने कमरे में बोल रहा है, शायद टेलीफोन कर रहा था। मुझे वह अंग्रेजी वाक्य भी सुनाई दिए। टेलीफोन का वार्तालाप लगभग 1 घंटे तक चला होगा। उसके बाद वह कमरे से निकला। वह अब पहले की तरह सामान्य और प्रफुल्ल दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, किससे बात रहे थे? मेरे प्रश्न उत्तर दिए बिना वह बोला, तुम्हें मालूम है कि कल जब तुम एस्प्लेनेड से लौट रहे थे तब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था। चौंककर मैंने कहा, नहीं तो? क्या सच में? ब्योमकेश ने कहा, जी हाँ। यह शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के साहस पर अचंभा होता है। वह मन ही मन हंसने लगा।